हूँ राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। दोस्तों, आज मैं ठीक उसी स्थान पर खड़ा हूँ जो स्थान इन दिनों धारचूला की पूरी क्षेत्र में सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ है और ठीक इसी स्थान पर 23 वर्षीय कमलेश दानू की निर्मम हत्या हुई थी, या ऐसा कह सकते हैं कि इसी स्थान पर खून से लथपथ अवस्था में 23 वर्षीय वो युवक यहाँ पर रोड के किनारे कहराता हुआ अपने लिए जान की भीख मांगता हुआ यहाँ पर दिखा था। और क्षेत्र के लोगों की असंवेदनशीलता कहें या समाज में लोगों को एक दूसरे के प्रति आपातकाल में मदद करने की जो भावना भारतीय संस्कृति और हमारे क्षेत्र की है, उसके विपरीत यहाँ का उस दिन का आचरण कहें। समय पर उस युवक को अस्पताल नसीब नहीं हुआ और अगर वो अस्पताल भी पहुंचा तो वहाँ भी बद इंतजामी जो होती है अस्पताल की, हमारे पास यहाँ ब्लड बैंक न होना और सही चिकित्सकों की कमी होना, इसके कारण उस युवक को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और यहाँ से हायर सेंटर रेफ़र करने के दौरान उसकी बल्लाकोट के पास नक्कड़ में मौत हो गई। आज घटना के 6 दिन बीतने वाले हैं और नामजद तीनों आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उस घटना के बाद जब बीते हुए कल स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया गया और नाराज़गी जताई गई, जिसमें प्रत्येक समुदाय के लोगों ने प्रतिभाग किया। उसके बाद पुलिस के द्वारा जो बयान आए, पुलिस ने कहा कि मुस्तैदी से हम काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के उपाधीक्षक कुंवर सिंह रावत जी के द्वारा ये अंदेशा व्यक्त किया गया कि 2 जो आरोपी हैं उनके नेपाल में होने की बात कही है। नेपाल एक जो अपराधी हैं उनके लिए एक सुरक्षित स्थान बनते जा रहा है। देखा जाए, कोई भी घटना के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में यही कहा जाता है कि चोरी कर ले, डकैती कर ले। अब तो यहाँ आपके किसी की हत्या करने के बाद भी लोग नेपाल को सुरक्षित पनाहगाह मान रहे हैं। अब देखिए जटिलताएं कितनी हैं। वैसे तो भारत और नेपाल मित्र राष्ट्र हैं और शासन और प्रशासन के स्तर पर हमारा अच्छा समन्वय रहता है और कई बार दोनों ओर के प्रशासन के अच्छे समन्वय से नेपाल में बैठे अपराधी को और भारत में बैठे नेपाली अपराधी को पकड़ करके एक दूसरे को सौंप दिया जाता है। लेकिन आज की जो परिस्थिति बन रही है उससे ऐसा लग रहा है कि मामला ये जटिल बन रहा है। और अगर भारत और नेपाल सरकारों की प्रक्रिया को देखें तो भारत की पुलिस को अब गृह मंत्रालय से संपर्क करना होगा या पुलिस कर चुकी होगी, और उसके बाद जो भारतीय गृह मंत्रालय है वो विदेश मंत्रालय से बात करेगा। फिर हमारी जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा नेपाल के विदेश मंत्रालय से बात की जाएगी और उसके बाद जो नेपाल का गृह मंत्रालय है उसके आदेश पर नेपाल की जो पुलिस है वहाँ जो हमारे वांछित अपराधी हैं यहाँ के, उनको पकड़ करके भारतीय पुलिस को सौंपेगी। अब यदि ये कागज़ों में ही ये प्रक्रिया है चलेगी तो आप सोचिए कि कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि भारत नेपाल के अधिकारियों और प्रशासन के बीच का समन्वय इन पिछले 6 दिनों में देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिल पाई। 2 लोग नेपाल में होने की बात पुलिस के द्वारा कही गई, लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती है कि जो एक व्यक्ति वांछित अपराधी जो एक भारत में ही है उसकी गिरफ्तारी में क्यों देरी हो रही है, क्योंकि यहाँ तो पुलिस के लिए कोई बाधाएं नहीं है। दूसरी बात, जिस दिन वो घटना हुई उस दिन एक गंभीर चीज़ जो सबके संज्ञान में आई कि ये नगर पालिका मुख्यालय को जाने वाला ये मुख्य मार्ग है, और इतना दुर्भाग्य है कि नगर पालिका जो पूरे नगर को स्वच्छ, सुंदर और नगर के विकास की बात करती है, उसी नगर पालिका के मुख्य अपने उनके कार्यालय से यहाँ 20, 30, 40, 50 मीटर की ये दूरी है, यहाँ पर एक भी ऐसा कैमरा नहीं था जो पूरी रोड को कवर कर पाता, क्योंकि पुलिस इसको लेकर के भी असमंजस में है, क्योंकि अभी मुख्य जो अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। मुझे लगता है कि अभी तक हमारी पड़ताल में भी ये घटना स्पष्ट तौर पर, क्या पता पुलिस को पता चल गया हो, लेकिन जो आम चर्चाओं का है बाजार है वो अभी भी गर्म है कि उस युवक को अपराधियों के द्वारा चाकू कहाँ मारे गई,
किस स्थान पर मारी गई थी, क्योंकि ठीक जिस स्थान पर मैं हूँ उसी के पास वो खून से लथपथ जरूर मिला था, लेकिन इतनी विषम परिस्थितियाँ हैं धारचूला के अंदर कि इतनी निर्मम हत्या होने के बाद भी लोग सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, परिजनों के द्वारा उनके साथ के मित्रों पर भी लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि अभी तीनों जो अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस के पास सिवा आश्वासन के और कुछ भी नहीं बचा है। स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और ये पूरे घटनाक्रम के बाद अब इस धारचूला के लोगों के लिए एक विचार और भी है कि अवैध तौर पर जो बिना लाइसेंस के बार हर जगह चल रहे हैं, इस पर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, और 6 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। तो ये काफ़ी चिंतनीय है और आज घटना स्थल से ही हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 23 वर्षीय कमलेश को जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। और प्रशासन से, पुलिस से आज इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारी मांग है कि अपराधियों को कहीं से भी ढूंढ कर निकाला जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राकेश जी, सबसे पहले जो हमारे क्षेत्र में जो निंदनीय घटना हुई, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की घटना हमारे इतिहास में और हमारे संज्ञान में आज तक कभी नहीं हुई। इस तरह का मतलब छोटी छोटी बातें। सबसे पहले तो ये जो घटना हुआ है, इसका मैं श्रेय दूंगा यहाँ पर जो हमारा जो नगर में जो जुआ चलता है और जो शराब अवैध रूप से जो चलती है ना, इसको श्रेय दूंगा मैं। साथ ही जिस तरीके से मैंने जो जन मुद्दे में हमेशा उठाते रहा, जैसे मैंने शराब पट्टी के लिए उठाया था, ये जो मेन मार्केट में जो मटन शॉप थी इनको हटाने के लिए कहा था। हालांकि शराब पट्टी तो हट गई है, लेकिन जो शराब का जो काम है वो अभी गलियों में धड़ल्ले से चल ही रहे हैं। आपने देखा होगा इस घटनाक्रम में कि एक बंदा था जो उसको होम डिलीवरी करा रहे थे। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हमारे उसमें होने हो सकती थी। इसके लिए हमने एक मुहिम भी चलाया था, यहाँ तक कि मैंने मुख्यमंत्री पटल पे भी मैंने शिकायत दर्ज कराई है कि हमारे यहाँ पर जो अवैध खनन चल रहे हैं, जो हम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो हमारे धारचूला को बचाने के लिए ये जो तटबंध बनाए थे, इस पे अवैध रूप से कारीगरों को लगा के, लेबरों को लगा के उनकी जड़ों को खोखला कर हमारी सरकार के खिलाफ एक साजिश भी रची जा रही है। साथ ही ये जो विषय था हमारा, इस पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था कि खनन, शराब और जुआ, ये शराब और जुआ हमारे पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक एक क्या बोलेंगे वायरस है। हमारे लोग क्या है ना, कुछ थोड़ी सी आमदनी करके जुए अड्डे में जाते हैं, फिर शराब पीते हैं, उससे क्या हो जाता है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है। आने वाला समय क्या है हमारे लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का समय भी हो सकता है, क्योंकि क्या है जिस तरीके से जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये शराब है। तो शराब पर अगर अंकुश लगाए हमारी सरकार तो लगभग अपना मुहिम चला ही रही है, लेकिन अगर जो पुलिस प्रशासन, जो हमारी स्थानीय पुलिस है, अगर बहुत थोड़ा सा जोर लगाते तो मैं चाहूँगा शायद हमारे यहाँ पर ये शराब की तस्करी और शराब लगभग बंद हो सकता है। तो इस पर हमारे जो सरकार अपने जो पुलिस को, प्रशासन को जो क्या कहते हैं आदेश दे रही है, उस पर तो लगभग काम हो ही रहा है। साथ ही इस तरह की घटना पर अगर रोक लगाना चाहें तो पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो आपको क्या लगा कि अभी शराब का कारोबार है, आप जो धारचूला में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के बाहर आपका तरफ है, या फिर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि धारचूला पुलिस को इस काम पर तो कम से कम लग रहा है कि नाकाम है। जी बिल्कुल। आप इसको कैसे बता रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ कि पुलिस से, अगर पुलिस के द्वारा इस पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो मैं स्वयं धरने में बैठ जाऊंगा और सरकार के खिलाफ मुझे बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के भविष्य का सवाल है। तो हमारे क्षेत्र के भविष्य के साथ तो मैं खिलवाड़ नहीं चाहूँगा, लेकिन सरकार ने काफ़ी हद तक हमारी मदद करी है और बहुत सारे विषय पर अंकुश भी लगाया है। और जैसे एक भट्टी का था समय इससे पहले, तो सरकार के माध्यम से ही यह भट्टी यहाँ से हटी है, क्योंकि वह विद्यालय के समीप थी, तो यह हटी है। मैं माननीय सरकार से भी पुनः निवेदन करूंगा कि इस पर विशेष अंकुश लगाया जाए। साथ ही हमारा जो विषय था ये शराब से रिलेटेड था, जो कल परसों जो हत्या हुई थी, तो एक बंदा हमारा वहाँ पे पड़ा हुआ था और साथ में ही इतनी सारी दुकानें थी, उनमें से कोई बंदा आगे नहीं आया। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। अगर उस बंदे को अगर समय से उठा लिया जाता तो शायद वो बंदा आज हमारे बीच होता। तो यह एक बहुत ही मतलब निंदनीय विषय भी है और एक चिंता का विषय भी है। और साथ ही हमारे लोग अगर एकजुट होकर इस शराब की मुहिम के खिलाफ रहेंगे तो मैं चाहता हूं, या फिर मैं सोचता हूं, आने वाले भविष्य में धारचूला शराब मुक्त बनेगा। कमलेश हत्याकांड में आरोपी अभी भी फरार है
और नेपाल में भी कुछ लोगों के होने की पुलिस की आशंका व्यक्त की गई है। तो अब आगे क्योंकि परिजनों ने और जो आंदोलन कल हुआ था उसमें सबने ये कह दिया है कि 3 दिन का समय दिया है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा जब हम गए थे थाने में, जब थाने में हम लोग गए थे उनके परिवार के साथ, तो उन्होंने कहा था कि हम कार्य कर रहे हैं, हमारा कार्य प्रगति पर है। उनकी कुछ टॉपिक होती है जो सबको शेयर नहीं कर सकते, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया था कि हम कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ेंगे। लेकिन अपराधी हमारे देश से नेपाल बॉर्डर की तरफ जा चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार से निवेदन करता हूँ और पुलिस प्रशासन से भी कि ये निवेदन करूँगा कि जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह का कृत्य कभी ना हो। देखो, एक आरोपी इंडिया में है, 2 आरोपी नेपाल में है, ये खबर सुनने में आ रही है। अगर एक आरोपी अगर इंडिया में है तो कहाँ है, कौन सी जगह है और कानून की पहुंच से कैसे दूर है वो। और दूसरा ये कि जो हमने कल आंदोलन किया था एकदम शांतिपूर्ण था। इसके बाद सेकंड स्टेप में जो भी हमारा प्रदर्शन होगा, इसमें भूतपूर्व सैनिक कैप्टन भूपाल रावत जी का कहना है कि वो अमर अनशन में बैठेंगे जब तक दोषी कब्जे में नहीं आएंगे। उनका कहना है कि मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा और उठूंगा नहीं। अगर उसके बावजूद भी आरोपी पुलिस प्रशासन कोई सही निर्णय और सही परिणाम में नहीं पहुंचती है, मैं वादा करता हूं कि हम आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएंगे। मृतक के बाप के साथ मैं भी आत्मदाह करूंगा एसडीएम कोर्ट के सामने में। जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। और अभी कुछ दिन का इंतजार है, न्याय नहीं मिलेगा हम हर हद पार करने को तैयार रहेंगे। और जो धारचूला की जो शांत माहौल है, इसमें अशांति आ जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अभी तक कई केस हत्याकांड हो चुके जो किसी के पैरवी करने वाले मजबूर नहीं थे, किसी को किसी के प्रभाव में दबाया गया। एक कुरिला के एक युवक की हत्या की गई, इससे पहले एक पांगला के युवक की हत्या की गई, अन्य युवकों की हत्या की गई। अगर पहले ही उसमें प्रशासन ने ठोस कार्रवाई करी होती, आज जो ये अपराधी इनके हौसले इतने बढ़ते नहीं, और जो समय समय में हत्या करने और नेपाल भाग जा रहे हैं या किसी प्रभावी लोगों के शरण में जाके उनके आशीर्वाद से वो बच रहे हैं, इनके तो हौसले बुलंद होते जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जो भी ये हत्यारे हैं इनको एक ऐसी सबक मिले, इसके बाद कभी धारचूला क्षेत्र में कोई भी हत्यारा ऐसी कृत्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा, उसकी साथ पुश्तें भी सोचेंगी ऐसी कृत्य हत्या करने के बारे में, अपराध करने के बारे में। देखिए, कल हमने एक शासन प्रशासन ने 2 दिन का हमें पहले टाइम दिया था, उनका टाइम परसों ख़त्म हो गया था। तो कल हमने एक शांति जुलूस के रूप में एक शासन प्रशासन को चेताने के लिए कल का जो जुलूस था शांति जुलूस था। लेकिन उन्होंने कल एसडीएम साहब, उप जिलाधिकारी और यहाँ पुलिस क्षेत्राधिकारी ने हमें 3 दिन का और टाइम दिया है। अगर इस बीच अगर इनके पकड़े नहीं जाते, फिर भी पुलिस के हाथों से दूर रहते हैं, तो हम मजबूर हो जाएंगे कि एक उग्र आंदोलन करेंगे। किसी तरह हमने अपने जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं उनको रोक के रखा है कि ऐसा कोई भी उग्र कृत्य ना करे। लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन की इतनी ढिलाई हो रही है और उच्च अधिकारी आज तक यहाँ पे किसी का भी पर्दापण नहीं हो रहा है कि हमारे बहुत कुछ करने के बाद भी जो है वो यहाँ पर दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बड़ा धारचूला जैसे सीमांत क्षेत्र में इससे बड़ा कोई भी हादसा नहीं हो सकता है। क्योंकि इतना बड़ा एक जो है धारचूला जैसे सीमांत क्षेत्र में जो है एक चाकू से गोद कर एक युवक, एक छोटे से बालक की हत्या की जाती है, इससे बड़ा शायद हादसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं शासन प्रशासन को ये चेताना चाहता हूँ कि अगर 2 दिन का जो आपका टाइम है, उस बीच में अगर आपने उस अपराधी को जो नहीं पकड़ पाए तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे।
और उसके बाद जो भी जिम्मेदारी जिस प्रकार की भी यहाँ पर वो होंगे उसकी सब जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की रहेगी। आज धारचूला टैक्सी यूनियन की एसडीएम साहब के माध्यम से परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बहुत ही अच्छा निर्णय निकला है, जिसमें हमारे परिवहन विभाग के आरटीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में परसों हमारी जो बैठक है वो पिथौरागढ़ के यूनियन के साथ कराई जाएगी और उन्होंने एक चेक पोस्ट बनाने के लिए पुलिस के द्वारा एक चेक पोस्ट भी बनाया जाएगा और साथ में वो एक एडवाइजरी भी जारी करेंगे, जिसमें जिनके पास एंडोर्समेंट लाइसेंस नहीं होगा वो गाड़ियाँ या वो जो चालक है वो वहाँ पे नहीं चल पाएंगे, उनको अनुमति नहीं मिलेगी, उनको धारचूला में रोक दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो परसों हमारी जो मीटिंग होगी उसमें हमारी जो कंसर्न है मेन, जो धारचूला के रोज़गार को बचाने के लिए हम पिथौरागढ़ के साथ क्या 2-4 मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं। तो परसों के लिए उन्होंने बोला कि परसों हमारी मीटिंग होगी और तब तक के लिए हम लोगों ने धारचूला टैक्सी यूनियन ने जो हमने कल ज्ञापन दिया था उसको हमने स्थगित करते हैं 1-2 दिन के लिए, और जब तक हमारा ये पिथौरागढ़ के साथ मीटिंग नहीं होती, पिथौरागढ़ यूनियन के साथ मीटिंग होने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाए। आज एसडीएम ऑफिस धारचूला में हमारी टैक्सी यूनियन जो है धारचूला टैक्सी यूनियन उनके साथ मीटिंग हुई, जो कि इस बारे में थी कि जो इससे पहले एक बार यहाँ जो घोषणा करी गई थी कि बाहर की गाड़ियों को नहीं चलाने दिया जाएगा बिल्कुल, तो इस संबंध में आज यहाँ पे मीटिंग की गई थी। दूसरी चीज़ जो यहाँ के लोकल की जो समस्या थी कि रोज़गार के बारे में जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उसके बारे में ये मीटिंग थी कि किस तरीके से पूरी समस्या का एक समाधान किया जा सकेगा। तो इस बारे में जो मीटिंग हुई है उसका निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव निकला है। और जो कल ज्ञापन दिया गया था आदि कैलाश टैक्सी यूनियन के द्वारा कि हमारी गाड़ियाँ संचालित नहीं करेंगे हम अपनी, ठीक है, उसको अभी उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा है कि फर्दर वार्ता जब तक नहीं हो जाती आगे की वार्ता तब तक हम जैसे नॉर्मल स्थिति थी उसमें हम संचालन हम करते रहेंगे वाहनों का। इस प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत इस संबंध में अब नहीं आने वाली है। और हमारी बैठक जो है वो पिथौरागढ़ यूनियन और बाकी की जितनी टैक्सी यूनियन से सबके साथ जारी रहेगी और हम इसका जल्द से जल्द एक ठोस एक सॉल्यूशन निकालने की तरफ हम इसमें बढ़ेंगे। और हम अपनी तरफ से भी एडवाइजरी परिवहन विभाग की तरफ से भी जारी कर देंगे, ताकि जो अवैध रूप से जो गाड़ियाँ चल रही हैं जिनके पास हिल लाइसेंस नहीं है या फिर जो नहीं जानी चाहिए ऊपर, जो बड़ी वाहन जो है ये रोड पास नहीं है और उसमें जो बड़े वाहन चले जा रहे हैं जिसकी वजह से कि सड़क सुरक्षा को खतरा बना हुआ है, उसके लिए भी हमने बात करी और सीओ साहब से भी हमने इस बारे में बात करी। तो हम सब मिल करके इसका एक सॉलिड जो सॉल्यूशन है वो निकालने की तरफ ज़रूर काम करेंगे।